नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पर आधारित टॉपिक्स। तो जिनमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया। इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है। यह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दीनदयाल अंत्योदय योजना और ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को बाजार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर विभिन्न सरकारी विभाग और एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकती हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों के लिए डैशबोर्ड प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपलोड किए गए उत्पादों की संख्या और प्राप्त आदेशों की पूर्ति और मात्रा के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे। इस पहल के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह हैं, उनको शामिल करने का कार्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के अंदर किया गया है। इससे सरकारी विभागों की वस्तुओं की खरीद में जो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, कैशलेस और पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा और इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में बचत भी होगी। इसे अगस्त 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर मूल्य के मामले में 10,800 करोड़ रुपए और लेन देन के मामले में 6.96 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर 1.35 लाख विक्रेता मौजूद है, जो 4.43 लाख वस्तुओं का विक्रय कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 26,500 क्रेता संगठन मौजूद हैं। इस पहल के तहत ग्रामीण जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यानी स्वयं सहायता समूह हैं, अपने उत्पादों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर 5 श्रेणियों में विभक्त करके सूचीबद्ध कर सकते हैं, जिनमें हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, कार्यालय के सामान और किराने व पेंट्री और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता में सूचीबद्ध कर पाएंगे। पहले चरण में 11 राज्यों के 913 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पहले ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत हैं और 442 उत्पादों को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। थोड़े समय में देश भर में बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए GEM ने NRLM यानी नेशनल जो राष्ट्रीय ग्रामीण NRLM जो डेटाबेस है उसके साथ में API बेस्ड इंटीग्रेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से भारत के कोर सेक्टर की ग्रोथ प्रभावित है। कोर सेक्टर यानी जो अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय जो भाग है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक बल मिलता है, वह काफ़ी उसकी ग्रोथ प्रभावित हुई है। भारत के कोर सेक्टर में जो कच्चा तेल, इसके अलावा इस्पात, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और कोयला आदि शामिल हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य उद्योगों का जो उत्पादन है वह मार्च 2020 में लॉकडाउन के कारण सिकुड़ गया था। मार्च के महीने में जो कोर उद्योग है उसका उत्पादन 6.5% घटा है और वह 2012 के बाद सबसे तेज कमी रही है। परिवहन क्षेत्र पूरी तरह से रुका होने के कारण पर जो पेट्रोलियम क्षेत्र है उसमें 0.5% की जो गिरावट आई है। बिजली की जो मांग है उसमें 7.2% की कमी आई है और उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो गया है। निर्माण क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करने के बाद सीमेंट उद्योग में भी 25% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा जो स्टील उत्पादन की जो मांग है उसमें 13% की कमी आई है। इस प्रकार से
हम देख रहे हैं कि लगभग सभी सेक्टर्स में कमी आई है, लेकिन कोयला एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसके महत्व की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो 8 कोर उद्योग हैं उनका भार 40.27% है। इन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट के साथ देश को बहुत कम आर्थिक उत्पादन का सामना करना पड़ता है। अब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में बात करें तो यह जो सूचकांक है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके विभिन्न औद्योगिक समूह इसके द्वारा विभिन्न औद्योगिक समूह हैं उनकी विकास दर को दर्शाया जाता है। इस सूचकांक की गणना 2011-12 के आधार वर्ष के रूप में की जाती है। अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर। हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DIAT ने वायरस को विघटित करने के लिए एक डिवाइस विकसित की है एक प्रकार का माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है जिसका नाम अतुल्य रखा गया है। कोविड-19 वायरस 56 से 60 डिग्री का जो तापमान है सेल्सियस का तापमान, उस सीमा में अतुल्य के डिफरेंशियल हीटिंग से विघटित हो जाएगा। कोविड-19 के लिए अतुल्य एक लागत प्रभावी समाधान है जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में संचालित किया जा सकता है, यानी कि इसे एक स्थान पर फिक्स करके भी काम में लिया जा सकता है और इसे पोर्टेबल मोड में भी रखा जा सकता है, यानी इसे अलग अलग जगह पर लाया ले जाया जा सकता है। इस प्रणाली का जो मानव प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया गया और उसे सुरक्षित पाया गया, अर्थात इस डिवाइस का संचालन करने वाले व्यक्ति को इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार और ढांचे के अनुसार स्टेरिलाइजेशन का समय 30 सेकंड से 1 मिनट तक का रहता है। स्टेरिलाइजेशन से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें सभी जैविक रूपों जैसे कि कवक, इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु और अन्य जैविक एजेंट हैं उनको समाप्त करता है, मारता है या उनको निष्क्रिय कर देता है। इसी प्रक्रिया को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक जो वस्तुएं हैं उनके लिए, जैसे प्लास्टिक है, कपड़े हैं आदि के लिए किया जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि जो DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है वह DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समर्थित एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इकोवसेंस। हाल ही में हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB ने एक बायोसेंसर इकोवसेंस विकसित किया है जो लार के नमूनों से कोविड-19 का पता लगा सकता है। वर्तमान में विश्व भर में जो विषाक्त पदार्थ, मादक द्रव्यों आदि का पता लगाने के लिए बायोसेंसर का यूज किया जाता है। वहीं संक्रमण रोगों का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग एक विश्वसनीय उपकरण के तौर पर किया जा सकता है। यह उपकरण लार के नमूने के जो सिर्फ 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करता है और उसे 10 से 30 सेकंड के भीतर ही उसका परिणाम भी दे देता है। इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो यह उपकरण जो है इसके अंदर एक कार्बन इलेक्ट्रोड जो कि, और इसके अलावा इसके अंदर कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़ होती हैं। जब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़, वो उस वायरस के बाहर जो पाई जाने वाली प्रोटीन स्पाइक्स जो होती हैं, प्रोटीन स्पाइक जो आप इसके बाहर कुछ छड़ों के रूप में प्रोटीन जो होता है उसके साथ में वो बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, जिससे एंटीजन और एंटीबॉडी की जो बॉन्डिंग बनने पर एक विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल प्राप्त होता है जिससे कि संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। कोरोना किलर 100। हाल ही में भारतीय जो फर्म है गरुड़ एरोस्पेस, उसने एक UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कोरोना किलर 100 या CK-100 जिसे कहा जाता है उसका विकास किया है। कोविड-19 जैसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को विसंक्रमित करने में यह डिवाइस या यह जो ड्रोन है वह मदद करेगा। कोरोना किलर 100 एक प्रकार का ड्रोन है जिसका प्रयोग 450 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है। कोविड-19 जैसी स्थिति में ड्रोन संचालन जो है उसके द्वारा जो पारंपरिक छिड़काव की तुलना में अधिक तेजी से और सुरक्षित किया जा सकता है और यह उन श्रमिकों
से बेहतर भी होगा कि जो इस कोविड-19 के संभावित वाहक भी बन सकते हैं, क्योंकि जब वे किसी जगह पर छिड़काव करने जाते हैं तो उनके संक्रमित होने की संभावना अधिक बनती है और वे कोरोना के वाहक भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी सेफ़ है। इसके अलावा ड्रोन ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि पारंपरिक छिड़काव माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ान भर लेता है। 450 फीट की से भी अधिक ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है, इसलिए इससे कि काफ़ी ऊंचाई तक जो छिड़काव है वो करना संभव है। ऐसे ड्रोन पहले ही चंडीगढ़ और वाराणसी में के क्षेत्रों को कीटाणु रहित करने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। यह जो कोरोना किलर 100 है या CK-100 है, जिसे एक सैनिटाइजेशन ड्रोन के रूप में यूज किया जा रहा है, तो वर्तमान में 26 शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और वर्ष 2016 के अंदर नीति आयोग के द्वारा शीर्ष 10 सामाजिक और आर्थिक नवाचारों में से एक के रूप में इसे चुना गया था। यानी कि इसका जो विकास है वर्ष 2016 के अंदर ही से पहले ही कर लिया गया था, और 2016 के अंदर नीति आयोग ने इसे शीर्ष 10 सामाजिक और आर्थिक नवाचारों में से एक के रूप में चुना था, और वर्तमान में इसे कोविड-19 के विरुद्ध काम में लिया जा रहा है। यह ड्रोन ऑटो पायलट प्रौद्योगिकी, उन्नत उड़ान नियंत्रण प्रणाली और ईंधन कुशल मोटर से सुसज्जित है, जिससे कि ये दिन में 12 घंटे सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ड्रोन की जो कुछ विशेषताएं हैं उनकी हम बात करें तो यह 15 से 20 लीटर की पेलोड क्षमता ले जाने में सक्षम है। साथ ही यह 40 से 45 मिनट की कंटिन्यू उड़ान भर सकता है। इसकी जो ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई 450 फीट की ऊंचाई तक की इमारतों तक यह पहुंचने की अपनी क्षमता रखता है, और जो प्रत्येक ड्रोन है वो दिन में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब हम बात करते हैं गरुड़ एरोस्पेस के बारे में। तो ये जो इस ड्रोन की जो निर्माता है, CK-100 की जो निर्माता कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, उसने कृषि सर्वेक्षण, टोही और निगरानी जैसे विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 4 वर्षों में कई सरकारी आदेशों को निष्पादित किया है। यदि एक बड़े पैमाने पर कीटाणुमुक्त अभियान शुरू किया जाता है तो इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस ने एक अद्वितीय ड्रोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जो कि विभिन्न सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर के 16,000 से अधिक ड्रोन की आपूर्ति करने में सक्षम है। नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट संपर्क समूह शिखर सम्मेलन हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट समूह के द्वारा नैम संपर्क समूह शिखर सम्मेलन यानी नैम कॉन्टैक्ट ग्रुप समिट CGS का आयोजन किया गया है। इस आभासी सम्मेलन वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो मेज़बानी वो अजरबैजान के द्वारा की गई, और इस सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य नेताओं ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2014 के में सत्ता संभालने के बाद पहली बार गुट निरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया गया, यानी कि 2014 के बाद में जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो पहली बार नैम के किसी सम्मेलन के अंदर भाग ले रहे हैं। वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, और वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यानी इससे पहले जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन हुए हैं उनके अंदर भारत के प्रधानमंत्री जो भी तत्कालीन रहे हैं उन्होंने भाग लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2 बार वर्ष 2016 और 2019 के अंदर नैम की शिखर सम्मेलन के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं लिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में आतंकवाद और फेक न्यूज़ के मुद्दों को उठाया और इन दोनों मुद्दों को घातक वायरस बताया। अब सम्मेलन में लिए गए जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो शिखर सम्मेलन है इसके अंदर इस शिखर सम्मेलन के अंदर कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक घोषणा को अपनाया गया। सदस्य देशों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा भी की गई है। यह टास्क फोर्स कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में एक कॉमन डेटाबेस को स्थापित करेगी, ताकि सदस्य देशों के द्वारा महामारी से निपटने में महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं की पहचान की जा सके। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में।
तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया कि वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या उसके विरोध में नहीं रहेंगे, या अर्थात वे किसी किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो कोई पावर ब्लॉक हो या उस पावर ब्लॉक है उसके ना तो साथ होंगे ना ही उसके विरोध में शामिल होंगे, यानी वो तटस्थ रहेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है वो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जो गमाल अब्दुल नासिर, इनकी दोस्ती के माध्यम से मानी गई है। अर्थात जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी शुरुआत का जो श्रेय है वो दिया जाता है नेहरू, नासिर और टीटो को। इन तीनों देशों के द्वारा वर्ष 1956 में एक सफल बैठक का आयोजन किया गया था और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रुमो के द्वारा इस बैठक को जोरदार समर्थन दिया गया और ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता रहे हैं। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1961 के अंदर बेलग्रेड में यानी सर्बिया के बेलग्रेड में की गई थी। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो सेंट्रल जकार्ता यानी इंडोनेशिया की जो राजधानी है वहाँ पर है। इसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव हैं और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 के अंदर बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था उसके अंदर 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सदस्य संख्या वो बढ़ती गई और वर्तमान में इसके 120 सदस्य देश हैं, जिनमें से 17 देश पर्यवेक्षक और 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल हैं। इसकी स्थापना के जब उद्देश्यों की बात करें तो इसके जो 5 संस्थापक देशों के बीच सहयोग स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। जो इसके 5 संस्थापक देश हैं जिनके अंदर भी आपस में जो सहयोग है वो स्थापित करना है। इसके अलावा शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे से अलग रहना। शीत युद्ध ऐसा युद्ध जो कि बिना अस्त्र शस्त्रों के और बिना किसी सैनिकों के लड़ा जाता है। यह एक प्रकार का मतलब राजनीतिक जो युद्ध है जिसके अंदर किसी प्रकार के अस्त्र की यूज का जो उपयोग है वो नहीं किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 16 अफ्रीकी देशों का बतौर सदस्य शामिल होना इसका उद्देश्य था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है और बारी है हमारे आज के प्रश्न की, जो है हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित 13वीं वेबिनार सीरीज का जो शीर्षक है वो क्या रखा गया है। तो इसका जवाब है गंतव्य टाइगर रिजर्व। और इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।